तो दर्शकों को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी बड़ी अजीब कहानी है और ये कहानी बहुत कुछ सिखाएगी। हालांकि कहानी कुछ और सुनाने वाला था, लेकिन तबीयत खराब है और फीवर है, बार बार खांसी आ रही, छींक आ रही। इस वजह से एक छोटी कहानी लेके आया हूँ, लेकिन ये कहानी बहुत कुछ सिखाएगी। बड़ा अजीब मैसेज छुपा है। तो समय न बर्बाद करते हुए सीधे सीधे कहानी का रुख करते हैं। इस कहानी की असल शुरुआत होती है झांसी से। झांसी में एक बाजार लगता है, सिपरी बाजार। और इसी सिपरी बाजार में एक महिला रहा करती थी जिसका नाम था ज्योति। उम्र लगभग 30-32 साल। 12 साल पहले शादी हुई थी। शादी होने के बाद अपने पति के साथ इसी सिपरी बाजार में ठीक ठाक तरीके से रहा करती थी। देखने में भी बेहद अच्छी थी, स्वभाव भी बड़ा अच्छा था। शादीशुदा जिंदगी जब आगे बढ़ी तो फिर 2 बच्चे हुए। इसके बाद दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना पति के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो जाए, क्यों ना मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार में कुछ रोजगार के और साधन जुटाए जाएं। उसके बाद ज्योति रोजगार ढूंढने के लिए, कुछ काम के लिए बरुआ सागर नामक जगह पे काम करने जाती। तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। इसी दौरान अभी चंद दिन पहले की बात है, ज्योति अपने घर पे अकेली थी। ज्योति का जो पति था वो काम के सिलसिले में बाहर गया था। इत्तेफाक से उस दिन ज्योति ने सोचा कि आज घर पे अकेली हूँ तो जो चावल है, जो गेहूँ है, उसको धुल के छत पे डाल दिया जाए। इस वजह से क्योंकि बार बार मौका मिलता नहीं है, रोज काम रहता है, छुट्टी है तो गेहूँ चावल धुल दिया जाए ताकि जब पिसाना हो गेहूँ को आटे के लिए तो डायरेक्ट दे दिया जाए। इसके बाद ज्योति आराम से बैठ के गेहूँ धुलती है। धुलने के बाद उसको छत पे फैलाती है। बीच बीच में अगर आप गेहूँ चावल को छत पे डालें तो चलाना पड़ता है कि नीचे वाला हिस्सा ऊपर आ जाए, ऊपर वाला नीचे चला जाए। यही काम ज्योति कर रही थी। तमाम चीज़ें भी ठीक थी उस दिन, मौसम भी बढ़िया था, बच्चे घर पे ही थे। अचानक से एक शख्स घर के अंदर दाखिल होता है। हाथ में लगभग इतनी बड़ी तलवार, 1 फीट लंबी। इससे पहले कि ज्योति कुछ पूछ पाती, कुछ कह पाती, कुछ समझ पाती, वो शख्स तलवार लेके ज्योति के पास पहुंच जाता है। ज्योति कुछ पूछने के लिए मुंह खोलती है, लेकिन इससे पहले कि कुछ बोल पाती, ताबड़तोड़ वार ज्योति के ऊपर वो शख्स करने लगता है। 5-7 मिनट तक लगातार वो शख्स वार करता रहता है। ज्योति लगातार चीखती रहती, चिल्लाती रहती, लेकिन हर एक वार के बाद ज्योति की जो चीखें हैं डाउन पड़ने लगती है। 5-7 मिनट के अंदर ही ज्योति जमीन पकड़ लेती है। बच्चे ये तमाम चीज़ देखते हैं लेकिन डर जाते हैं, भाग के बाहर जाते हैं, चीखते हैं, अपने पापा को फ़ोन करते हैं। इससे पहले कि तमाम लोग घर पे आ पाते, बच्चों के जो पिता थे यानी ज्योति के जो हस्बैंड थे वो आ पाते। ज्योति की हालत बुरी करके वो शख्स जा चुका था। इसके बाद फ़ौरन तमाम लोग इकट्ठा होते। इकट्ठा होने के बाद ज्योति को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। बेहोश थी। हॉस्पिटल में डॉक्टर बचाने की कोशिश करते, लेकिन मामला पुलिस का था तो पुलिस को भी इत्तला कर देते हैं। पुलिस आती है। जब ज्योति की हालत देखती, पूरे शरीर पे चोट के निशान, उसको भी लग गया कि ये तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। एक उम्मीद थी कि ज्योति होश में आए तो उससे कुछ पूछा जाए, बताए ज्योति की कौन था, कहाँ से आया था। इधर बच्चों के जो पिता थे यानी ज्योति के हस्बैंड, वो भी बेचारे भाग के आते हैं। आने के बाद वो भी अपनी पत्नी की हालत जानने की कोशिश करते हैं। पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब मेरे घर पे हमला हुआ है, आप इंसाफ कीजिए। वो तमाम चीज़ जो एक मन में आक्रोश लिए हुए आदमी बोलता है जब उसके किसी सगे संबंधी पे ऐसा हमला हो तो। बहरहाल पुलिस आश्वासन देती, कहती कि ठीक है, हम खोज रहे हैं, हम पता करेंगे। लेकिन तब तक ज्योति दम तोड़ देती है। अब जैसी ज्योति दम तोड़ देती तो एक उम्मीद जो थी कि शायद ज्योति कुछ बताएगी, वो ख़त्म। मामला भी अब अटेम्प्ट टू मर्डर से डायरेक्ट मर्डर का बन गया। पुलिस वाले भी परेशान कि अब क्या करें। बहरहाल पुलिस वाले अब जांच पड़ताल शुरू करते हैं। सबसे पहले पति से पूछताछ की, आपको किसी पे डाउट,
आपको किसी पे कोई शंका, किसी से कोई लड़ाई, किसी से कोई झगड़ा पता चला नहीं। साथ ही बच्चों से फिर पूछा कि बेटा कौन आया था, आपने कुछ देखा? बच्चों ने बताया कि साहब एक अंकल थे, फेस पे उनके मास्क लगा था, कपड़े से उन्होंने मास्क बना के चेहरे को ढका था, देखने में बड़े भयानक थे, हाथ में एक तलवार लेके आते हैं, आने के बाद सीधा मम्मी के ऊपर अटैक करते हैं। पुलिस वालों ने पूछा कि बेटा क्या उन्होंने कुछ बोला या फिर कुछ कहा, किस वजह से? बच्चों ने कहा नहीं, वो आए और आने के बाद डायरेक्ट हमला। पुलिस वालों ने कहा ये क्या मामला है? पिता कह रहा, पति कह रहा कि किसी से कोई दुश्मनी नहीं, बच्चे कह रहे कि वो आया, आने के बाद हमला करने लगा। अच्छा, घर पे भी चेक किया गया कि शायद कुछ गायब वायब ना हो, लूटपाट का कोई एंगल, पता चला वो भी नहीं। बहरहाल तमाम जांच पड़ताल पुलिस वाले करते रहे, तमाम तफ्तीश करते रहे, लेकिन ना ही कुछ पता चला, ना ही मोटिव पता चला। पूरे इलाके में हड़कंप, एक आदमी के ऊपर इस तरह से हमला हुआ, एक महिला के ऊपर घर में घुस के मार दिया गया, तो लॉ एंड ऑर्डर पे भी सवाल। बहरहाल पुलिस भी क्या करे, हर एक घर में बैठ के सुरक्षा तो दे नहीं सकती। हाँ, इतना है, अगर कोर्ट कचहरियाँ टाइम से काम करे और बढ़िया से सजा सुनाए तो आदमी के अंदर डर हो, लेकिन डर है नहीं। बहरहाल जांच पड़ताल पुलिस वाले करते रहे, लेकिन कुछ बात बनी नहीं। तो पुलिस वालों ने कहा कि चलो इस महिला की कुंडली खंगालते हैं। जब कुंडली खंगाली तो कुछ चीज़ें पता चली। दरअसल लगभग 2-3 साल पहले बरुआ सागर में जब ज्योति काम करने जाती है, इसी दौरान ज्योति की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम था अंकित। अंकित से मुलाकात हुई, मुलाकात आगे बढ़ी, उसके बाद दोस्ती हुई, दोस्ती भी आगे बढ़ी, दोनों के बीच प्यार हो गया। उसी के बाद दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से रहने लगे, वहाँ पे काम करने लगे। हालांकि ना पति को इसके बारे में कोई जानकारी थी ज़्यादा, ना ही बच्चों को जानकारी थी। तमाम चीज़ें गुपचुप तरीके से चलती रही। अब ये जानकारी जब पुलिस वालों के हाथ लगी तो पुलिस वालों ने कहा कि चलो भाई अंकित से भी पूछताछ करें। अब अंकित का जब पता किया तो पता चला कि अंकित फरार। अब अंकित फरार मतलब शक की सुई अंकित के ऊपर। बहरहाल अंकित की जो तस्वीर थी वो बच्चों को दिखाई गई, तो शक्ल तो ढकी थी, लेकिन बॉडी लैंग्वेज और हेयर स्टाइल इन तमाम चीज़ों से बच्चों ने कहा कि हाँ साहब यही थे। पुलिस वालों ने भी अपने बयान में कह दिया कि अंकित और ज्योति के बीच किसी बात पे झगड़ा हुआ था, किसी बात पे लफड़ा हुआ था, और यही वजह है कि अंकित ने जब मौका देखा तो घर में घुस के उसने ज्योति को मार दिया। अभी तक जो अंकित है वो पुलिस की पहुंच से दूर है, और चूंकि अंकित भाग रहा है इस वजह से ये तो कंफर्म है कि कातिल कोई और नहीं, अंकित ही है। वजह कुछ भी हो, किसी भी रीजन पे झगड़ा हुआ हो, लेकिन एक बात तो बड़ी साफ है कि गलती यहाँ अंकित की है तो ज्योति की भी है। अब तमाम ऐसे फेमिनिस्ट टाइप लोग, महिलाएं, आदमी काउंटर करने भी आएंगे कि भाई औरत की मर्जी है वो किससे भी रिलेशन रखे। नहीं रख सकती, बिल्कुल नहीं रख सकती। एक रिश्ता जिस लिए बना होता है उसी के साथ वो रिश्ता हो सकता है। शादी से पहले आपके 10 बॉयफ्रेंड है, डज नॉट मैटर, लेकिन जब कानूनी तौर पे आपने किसी का हाथ थाम लिया, मैं कानूनी और संवैधानिक तरीके की बात कर रहा हूँ। पति को कुछ हो जाए, आप उसकी प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा मांग सकती हैं। आपसे पति की नहीं बन रही, जैसे ही पति चला जाएगा उसके बाद आप सब कुछ उसका कब्जा करने की जुगाड़ में लग जाती हैं। अतुल सुभाष जैसे केस इस बात का चीख चीख के एग्जाम्पल देते हैं कि पत्नी अगर अपने पे आए तो कितना डैमेज कर सकती है एक पति को। अगर इतना टॉर्चर, इतना मानसिक उत्पीड़न और साथ ही इतनी जिम्मेदारी एक आदमी के ऊपर है, आज भी चाहे जितनी लोग बात करें, 60% स्त्री आज भी पति के ही पैसों पे रहती हैं, बाकी 40% ऐसी हैं जो अपना कमाती है, सच है, लेकिन 40% पति के ही पैसों पे रहती हैं। एक लड़की घर में जब पैदा होती है तो पैदा होने के बाद एक पिता को चिंता होती है कि इसकी शादी कैसे करनी है, उसके भाई को चिंता होती है कि इसको कैसे प्रोटेक्ट करके रखना है। एक लड़की की शादी पड़ती है घर में तो आप उस लड़की के बहन के लहंगे को देख लीजिए, उस लड़की के भाई के कपड़ों को देख लीजिए, अंतर साफ हो जाएगा कि जिम्मेदारी किसके ऊपर है। तो आप किसी के साथ शादी करके आती हैं, आपके उस आदमी के हर एक चीज़ पे आपका आधा अधिकार होता है, आपसे वो नहीं ले सकता, आप कितना भी कमाएं।
मेंटेनेंस का पैसा वही देगा, आप नहीं देंगे। तो ऐसे हाल में एक ही चीज़ उम्मीद रखता है, वो होता है लॉयल्टी। और आप बाहर जाके ऐसे काम करेंगे। अब सोचिए, आपने मुंह मारा बाहर, आपका कत्ल हुआ, अब मुकदमा भी लड़ेगा कौन? जिसको धोखा दे के आपने ये सब किया। अंकित को पकड़वाने की जिम्मेदारी किसकी बनेगी? पति की। ना करे तो भी पति बुज़दिल कहलाएगा, करे तो भी पति गलत। तो सोचिए, एक आदमी की ज़िंदगी, एक मर्द की ज़िंदगी क्या है। खैर, तो ये छोटी सी कहानी थी, लेकिन इस कहानी ने बहुत कुछ शायद आपको बताया होगा, समाज का एक नायाब नमूना दिखाया होगा। ऐसे ऐसे लोग भी हैं। अंकित की क्या ही बात करें, जान रहे थे आपकी पत्नी नहीं, आपसे उसका कुछ होना जाना नहीं, फिर भी गुस्से में कत्ल। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक ठीक ठाक कहानी के साथ, पूरी लेंथ के साथ। आज के लिए माफ़ी चाहूँगा। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।